Okay, Jay, this is about 20 marks questions which you have to attempt in all papers except English essay, English Precis composition and GK. GK में भी जो आपका जनरल साइंस का पेपर है, उसके अलावा जो 9 पेपर्स हैं आपके, उनमें आपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होता है, बाकी यू गेट 7 to 8 क्वेश्चन आपने 4 करने होते हैं। उसमें नंबर 1, एक फॉर्मेट, try to follow one format in all your questions. If you have a plan in mind, even if you achieve 80%, 70%, more than good, ठीक है? तो ये प्लान लेके जाना है आपने। अगर आपके पास प्लान ही नहीं होगा, then you will suffer. Yes, जुनैरा तलत। सर आपने कहा था कि कोटेशंस जो हैं वो आपने कोट करनी है काफी ज्यादा, तो कोटेशंस क्या हम कोशिश करेंगे कि पेज के सेंटर में कोट करें? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था कि ब्लू और ब्लैक जो कलर है उसके अलावा कोई कलर नहीं यूज करना। अगर हमें कोई डायग्राम्स बनानी पड़ जाती हैं तो उसमें हम कोई कलर वगैरह यूज नहीं करेंगे? मैप में और डायग्राम में आप कर सकते हैं सर। और कोटेशंस का भी बता दें। कोटेशन आप जहां पे आपका दिल चाहे आप लिख लें, पेपर के मिडिल में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है। यस रोज, प्लीज आस्क। How important is for the outline to be really neat, or is it for our help or is for the examiner to see the outline part? For both. It organizes your own answer, ठीक है, and it also helps your examiner understand that how good you understood the question. Okay, thank you. This is not something which is compulsory again. Outline is not compulsory, but it is recommended. It helps you organize your answer, and it also helps your examiner to understand that how well you were prepared for the answer. ये एक बेसिक पैटर्न है जो आपने तकरीबन सारे पेपर में फॉलो करना है। इससे आपके हर पेपर में 10-15 मार्क्स बढ़ेंगे। एंड मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स के लिए तो सारी चक्कर है, ये सारा चक्कर ही मार्क्स का है। गेम ही सारी मार्क्स की है। नंबर आपने लेने हैं। जितना पेपर ऑर्गेनाइज होगा, मैं आपको बताता हूं कि पीपल वर गेटिंग 195, he got 130, more than 130. Why? वो क्या करता था कि पहले आउटलाइन बनाता था, उसके बाद वो हेडिंग देके लिखता था, सिंपल लिखता था वो बंदा, नो कॉम्प्लिकेशंस, नो सोफिस्टिकेशन, ही वाज लाइक वेरी सिंपल इन राइटिंग। और वो सारे सवाल करता था अटेम्प्ट, क्वेश्चन छोड़ता कोई नहीं था, चाहे उसके आंसर्स की लेंथ इतनी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन वो छोड़ता नहीं था, स्किप नहीं करता था, ठीक है। ही गॉट मोर देन 130 मार्क्स। ये मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं जिसकी तैयारी अच्छी है, जिसकी तैयारी एवरेज है। जिसकी तैयारी नहीं है, जो नल है बिल्कुल, उसको कोई जरूरत नहीं है लाइक ये आउटलाइन देने की और हेडिंग देने की। वो बस स्टार्ट करे और लिखना स्टार्ट कर दे, उसने गप्पे मारनी है। उसको लाइक अगर वो हेडिंग देगा तो वो उसे मैनेज नहीं कर पाएगा, वो हेडिंग ना दे जिसकी तैयारी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। Okay, Jay, this is about 20 marks questions which you have to attempt in all papers except English essay, English Precis composition and GK. GK में भी जो आपका जनरल साइंस का पेपर है CSS में, और PMS में जो है आपका GK का पेपर है जिसमें MCQ आते हैं। उसके अलावा जो 9 पेपर्स हैं आपके, उनमें आपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। जो PMS के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें MCQs नहीं आते, ऑप्शनल्स में, कंपलसरी में आते हैं। और CSS के कंपलसरी में भी लाइक आते हैं MCQs, और ऑप्शनल में भी आते हैं 20 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होता है, बाकी यू गेट 7 to 8 क्वेश्चन आपने 4 करने होते हैं। उसमें नंबर 1, एक फॉर्मेट, ट्राई टू फॉलो वन फॉर्मेट इन ऑल योर क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू मेक एन आउटलाइन, a 1-pager outline, 1-pager. It can be a little less than 1 page. सर आउटलाइन इसी में लिखें पहले पॉइंट? बिल्कुल, आउटलाइन इसी में लिखनी है, 1 पेज की आउटलाइन। उसके बाद 1 पेज की आउटलाइन के बाद सर अगर 1 पेज से ज्यादा हो जाए आउटलाइन तो फिर कोई क्राइम नहीं है, इट्स नॉट अ क्राइम, यू विल नॉट बी पनिश्ड, डोंट वरी अबाउट इट। 1.25 पेज हो जाए, 1.5 पेज हो जाए, 1.25 पेज हो जाए, खैर देयर इज नो फिक्स्ड रूल। ये मैंने आपको एक एग्रीगेट बताया है कि 1 पेज। सर हेडिंग देंगे, जैसे ऑप्शनल में हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें हम जब आउटलाइन बना देंगे तो फिर जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें हेडिंग देंगे। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ अभी।
सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सेव योर टाइम, डोंट रिप्रोड्यूस द क्वेश्चन, अपना टाइम सेव कर लें। क्वेश्चन जस्ट नंबर क्वेश्चन नंबर लिखना है तो बिना क्या पूछ रही है? सर। वही बात कही थी कि क्वेश्चन हम लोग दोबारा नहीं लिख सकते, सिर्फ क्वेश्चन नंबर ही लिखेंगे ना कि ये क्वेश्चन क्वेश्चन हम नंबर लोग लिखना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है, हाँ, आपके सर। एग्जामिनर को पता होगा, उसने क्वेश्चन पेपर देखा होता है, क्वेश्चन पेपर उसके सामने पढ़ा होता है, वो देख लेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। वो इतने पेपर चेक जी कर चुका होता है, उसे क्वेश्चन हाफ लाइक हिफज हो चुके होते हैं। आप अपना टाइम सेव करें, योर टाइम इज वेरी प्रेशियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेंशन कर लिया, उसके बाद नीचे लिखें आंसर और अपना आंसर स्टार्ट कर दें। आंसर में सबसे पहले आप आउटलाइन बना रहे हैं। आपकी हर आउटलाइन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगी और कंक्लूजन पे खत्म होगी। हर 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन की आउटलाइन है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगी और कंक्लूजन पे खत्म होगी। बी श्योर अबाउट इट। If there is a 10 marks short note, then do not make outline. Sometimes you also get 10 marks short note. Do not make outline for that. No need for that. ठीक है, तो आउटलाइन बना ली। अब आपकी आउटलाइन लेट्स सपोज खत्म हो जाती है पौने पेज के बाद, आपके पास थोड़ा सा पेज बच गया, उससे अपना आंसर स्टार्ट ना करें, आप उसको छोड़ दें और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लें। अपना आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट हेडिंग विल बी इंट्रोडक्शन। अब आपने अपने आंसर में भी हेडिंग देनी है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने आउटलाइन में भी हेडिंग्स दी। देखिए आउटलाइन का एक मकसद है, आउटलाइन का मकसद ये है कि यू वांट टू टेल योर एग्जामिनर कि दीज आर गोइंग टू बी माय मेन पॉइंट्स, दीज आर गोइंग टू बी माय मेन पैराग्राफ्स। आपने उसे बता दिया, अब आप आंसर लिखने लगे और आंसर में आप हेडिंग दे दे के नीचे पैराग्राफ लिखेंगे। ये ऐसे से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बिकॉज ऐसे में आप आउटलाइन बना देते हैं, आप बाद में हेडिंग नहीं देते, आप पैराग्राफ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू योर आउटलाइन। बट इन 20 मार्क्स क्वेश्चन आप आउटलाइन भी बनाएंगे और बाद में उसी आउटलाइन के अकॉर्डिंगली आप पैराग्राफ लिखेंगे। हर पैराग्राफ के ऊपर उसकी हेडिंग देखें। हेडिंग का मकसद एक होता है, हेडिंग का मकसद ये है कि यू वांट टू स्पेसिफाई योर पैराग्राफ, you want to specify it, you want to make it specific to a particular point। ये मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं जिसकी तैयारी अच्छी है, जिसकी तैयारी एवरेज है, जिसकी तैयारी नहीं है, जो नल है बिल्कुल, उसको कोई जरूरत नहीं है लाइक ये आउटलाइन देने की और हेडिंग देने की। वो बस स्टार्ट करे और लिखना स्टार्ट कर दे, उसने गप्पे मारनी है। उसको लाइक अगर वो हेडिंग देगा तो वो उसे मैनेज नहीं कर पाएगा, तो वो हेडिंग ना दे जिसकी तैयारी नहीं है। तो जिसकी तैयारी नहीं है उसके साथ तो कोई बात करने का उतना फायदा ही नहीं है, जिसने तैयारी करनी ही नहीं है। ये उन लोगों की बात है जिन्होंने तैयारी करनी, जिन्होंने सही से पेपर देने हैं, उनके लिए फायदा होगा, उनका आंसर स्पेसिफिक रहेगा। आयशा हुमायूं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर होता है कि 3 क्वेश्चन हमें अच्छे आ रहे होते हैं, हम उसकी हेडिंग्स वो आउटलाइन बना देते हैं, अगर हम 4th क्वेश्चन की आउटलाइन ना बनाए तो ऐसे हो सकता है? हो सकता है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। वो आपको ढूंढेगा नहीं और आपको पनिश नहीं करेगा, डोंट वरी, कहेगा खैर है, इतना मार्जिन चलता है, आप घबराएं ना। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि सबकी बनाएं, कोशिश करें कि सबकी बनाएं, लेकिन अगर नहीं बना पाते तो इट्स ओके। सर जी सर जो हमने आउटलाइन में हेडिंग्स भी मतलब नई पॉइंट्स लिख दिए, मतलब हमने हेडिंग्स आउटलाइन में जब हमने बनानी, सब हेडिंग्स भी दे दी बुलेट पॉइंट्स में, तो हमने वही सब हेडिंग्स भी देनी है क्वेश्चन में और फिर उसको 7 बुलेट पॉइंट्स मतलब ए इंट्रोडक्शन में हम पेपर में लिखेंगे ए इंट्रोडक्शन, अगर फिर जिस तरह इफेक्ट्स होंगे उसके आगे 1 2 3 लिखेंगे तो वो भी साथ लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है सर। हर हेडिंग सब हेडिंग पे आप पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक हो गया। ये एक बेसिक पैटर्न है जो आपने तकरीबन सारे पेपर में फॉलो करना है, इससे आपके हर पेपर में 10-15 मार्क्स बढ़ेंगे। एंड मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स के लिए तो सारी चक्कर है, ये सारा चक्कर ही मार्क्स का है, गेम सारी मार्क्स की है, नंबर आपने लेने हैं। जितना पेपर ऑर्गेनाइज होगा, मैं आपको बताता हूं कि 2019 में आईआर का जो पेपर था वो इट वाज बैडली हिट, इट वाज टारगेटेड बाय एफपीएससी 2019 के सीएसएस में। तो पीपल गॉट 90, 95, 100, 105, 110 आउट ऑफ 200, लाइक एवरेज वाज अराउंड 100 and 105, ये एवरेज रही उस साल आईआर की। लाइक
कोई ना कोई साल आता है जिसमें पेपर हिट हो जाता है, सम टाइम पॉलिटिकल साइंस हिट हो जाती है, सम टाइम आईआर हिट हो जाता है, सम टाइम इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी एक साल हिट हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, यू विल नेवर नो दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो लेकिन उस हिट हुए साल में जिस साल आईआर हिट हुआ, एक स्टूडेंट था, ही गॉट उस साल में जिस साल ये सब्जेक्ट हिट हुआ था, he got more than 130 marks. People were getting 100, 95. He got 130, more than 130. Why? वो क्या करता था कि पहले आउटलाइन बनाता था, उसके बाद वो हेडिंग देके लिखता था, सिंपल लिखता था वो बंदा, नो कॉम्प्लिकेशंस, नो सोफिस्टिकेशन, ही वाज लाइक वेरी सिंपल इन राइटिंग। और वो सारे सवाल करता था अटेम्प्ट, क्वेश्चन छोड़ता कोई नहीं था, चाहे उसके आंसर्स की लेंथ इतनी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन वो छोड़ता नहीं था, स्किप नहीं करता था। ठीक है, तो he got more than 130 marks. अगर ये उसका पेपर किसी और साल हुआ होता जिसमें जिस साल सब्जेक्ट के नंबर देने की बारी होती है, तो he might have got more than 150 marks. बट चूंकि ये अनफॉर्चुनेट है, ये एफपीएससी की या पीपीएससी की होती है पॉलिसी के, किसी साल में कोई सब्जेक्ट हिट हो जाता है तो फिर अच्छा वाला जो स्टूडेंट होता है जिसने अच्छी तैयारी की होती है, उसके भी 15-20 मार्क्स कम हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। अब 2020 के सीएसएस में मोस्टली पीपल गॉट गुड मार्क्स इन प्रेसी कॉम्पोजिशन, पीपल गॉट 70s, इन 70s, सम पीपल इवन गॉट इन 80s, तो 60, 70, 80 में मार्क्स रहे। तो आपके ख्याल में क्या उस साल हर बंदे का प्रेसी का पेपर अच्छा हुआ होगा? इट्स नॉट पॉसिबल कि उस एक साल में मोस्टली लोगों ने अच्छा पेपर दिया हो, लेकिन उस साल उन्होंने ऐसे को टारगेट किया ज्यादा, प्रेसी पे हाथ थोड़ा सा हल्का रखा, किसी साल प्रेसी पे हाथ थोड़ा टाइट कर देते हैं, ऐसे पे थोड़ा सा लूज कर देते हैं, उसको थोड़ा सा मार्जिन देते हैं। उसके बाद कई साल ऐसे आते हैं जिसमें इस्लामिक स्टडीज को पकड़ लेते हैं, उसमें लोगों को फेल करते हैं। पाकिस्तान फेल में, करंट फेल में तो आमतौर पर मार्क्स कम ही आते हैं, 40s में जब ज्यादा कुछ लांग मारता है 50s में चला जाता है। अब नंबर कैसे लेने हैं? नंबर कैसे लेने हैं, ये एक साइंस है। आपने मार्जिन रखना है कि 1-2 सब्जेक्ट अगर आपके हिट हो भी जाते हैं तो मार्जिन रखें, खैर बाकी आपने मार्क्स अपने पूरे करने हैं। यू नीड टू क्रॉस 700 मार्क्स। सीएसएस में तो एमसीक्यूज का रोल बहुत ज्यादा है, बिकॉज आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं तो 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं हर सब्जेक्ट में, ऐसे के अलावा तो 11 सब्जेक्ट्स में 20 नंबर के एमसीक्यूज हिसाब लगाएं, कितने मार्क्स बनते हैं? 220 ही बनते हैं ना? यस सर। यस सर। 220 नंबर के सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज एक तो आपके सब्जेक्टिव में से आने हैं, जो आपने सब्जेक्टिव की तैयारी की होती है उसको ध्यान से नोट करते रहें, साथ चीजें, बाकी रटा मारे एमसीक्यूज को। पास पेपर के एमसीक्यूज आपने सारे करने हैं, हर पेपर के, हर सब्जेक्ट के जितने हो सकते हैं, जितने पास पेपर आपको मिल जाएं उनको करें। पीएमएस में सिर्फ कंपल्सरी में एमसीक्यूज आते हैं, ऑप्शनल में नहीं आते। ऑप्शनल में आपने 5 जो है वो सब्जेक्टिव सवाल ही करने होते हैं, तो इसका मतलब है पीएमएस में आपको ज्यादा लिखना पड़ता है ऑप्शनल पेपर्स में। एमसीक्यू में चलो फिर भी आपने को दायरा सारा फिल करना होता है, सब्जेक्टिव सवाल में तो आपने लिखते जाना होता है। अब नेक्स्ट चीज, लेंथ कितनी होनी चाहिए आंसर की? इट मस्ट बी अराउंड 7 पेजेस, अराउंड 7 पेजेस। सर 20 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना? Yes, 20 marks. Sir, 7 pages including outline. Yeah, might be. Sir, 7 sides of papers. जी 7 sides, 7 leaves जो है वो आप में से कोई भी नहीं लिख सकता। I can bet on it. ये सर 7 पेजेस बहुत मुश्किल होते हैं एक क्वेश्चन के लिए। अभी अगर इस वक्त लिखवाऊं तो 7 sides भी कोई नहीं लिख सकता, let alone 7 leaves in given 35 minutes. Mind it. खुला टाइम नहीं आपको मिलेगा। टोटल आपके पास कितना टाइम होता है? You have 3 घंटे 180 minutes for your entire paper. उसमें से इसको जरा इसको तकसीम करें 5 पे, कितना बनता है? 30 minutes each. 36 each. तो अब पीएमएस वालों ने 36 में 35 लगा लें, चले 1 मिनट छोड़ दें, रायत दे दें इतनी। 35 मिनट में आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और सीएसएस में आप जरा पहले सवाल के लिए 30 मिनट साइड पे कर दें, एमसीक्यूज वाले के लिए, बाकी आपके पास 35 मिनट बचे। अब 35 मिनट में आपने सवाल अटेम्प्ट करना है। ये चीज मोस्टली लोगों को एग्जाम पास करवाती है, जिस पे लोग काम नहीं करते, रटा लगाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन वो लिखना नहीं सीखते
कि ये साइंटिफिक किस्म का एग्जाम है। और अक्सर जो कई ऐसे लोग होते हैं जो कि कुन्ने होते हैं, वो कर जाते हैं। क्यों? कोई चीजों में बहुत काम करते हैं, आपको लगेगा कोई पढ़ाई चढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप जब उनसे पूछेंगे कि तैयारी कैसे चल रही है, तो कहेंगे बस गुजारा है। हालांकि रात को वो खूब पढ़ रहे हो, दिन को सारा दिन आवारा कर देगी, रात को किताबें लेके बैठ गए। सारा बंदे सोचते हैं यार ये इस बंदे ने कोई नहीं पास होना। जब रिजल्ट आता है वो बंदा पास होता है, और दूसरों का इतना नुकसान कर चुका होता है, वो दूसरों को कहता है कि यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं, मैं भी तुम्हारे सामने हूं, लाइक चलो क्या प्रॉब्लम है। दूसरे उसको देख के पढ़ते ही नहीं है, वो कहते हैं यार ये बंदा इतना रिलैक्स है, तो हमें क्या जरूरत है इतनी टेंशन है, चलो जैसे करते हैं। रिजल्ट आता है वो खुद पास हुआ होता है, बिकॉज कॉम्पिटिशन का एग्जाम है। लेकिन अगर एक बंदा सीट ले जाएगा तो आपकी सीट कम होगी ना, जिसके लिए आपने कम्पीट करना है। तो कंपटीशन है यहाँ पे एक दूसरे के सर पे पांव रख के आपने ऊपर जाना होता है। 250 सीटें हैं, कुछ लोगों को मिलनी है, कुछ को नहीं मिलनी। खैर अब तो अल्लाह का शुक्र करें, सीएसएस में लोग भी उतने पास होते हैं। 300 सीटें ज्यादा होती हैं, लोग कम पास होते हैं। सीटें अगर 400 हैं तो 350 बंदा पास होता है। उसमें से बाकियों को तो सबको जॉब मिल जाती है, ग्रुपों का फर्क पड़ता है। जो पंजाबी हैं उनको मार पड़ती है बेचारों को, क्योंकि पंजाबी पास ज्यादा होते हैं। पंजाब की सीटें जो हैं वो 50% ही हैं, तो 170 80 के बाद पंजाबी बंदे को जॉब मिलती ही नहीं। फारक सर पंजाब के लिए ज्यादा सीटें रखनी चाहिए ना? नहीं, ज्यादा कैसे रखे हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी 50% सीटें हैं, तो बाकी सारी ब्यूरोक्रेसी में पंजाबी हो जाएंगे फिर। अब पंजाब में एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर है दूसरे सूबों से, ठीक है, खास तौर पे लाहौर में और उसके बाद इस्लामाबाद में। असल में तो मेन पंजाब में वो तो लाहौर ही है। अब लोग ज्यादा पास होते हैं पंजाब से, सीटें 50% ही हैं, 50% ही मिलनी है, बाकी खाली रहेंगी, अगले साल के लिए चली जाती हैं। बलोचिस्तान वाला बंदा पास हो जाए उसकी जॉब पक्की है, सिंध रूरल वाला बंदा पास हो जाए उसकी जॉब पक्की है। अच्छा ग्रुप मिल जाता है उसे, अच्छा ग्रुप 200 नंबर वाले मेरिट पे, 250 नंबर वाले मेरिट पे अच्छा ग्रुप मिल रहा होता है उसे। और पंजाबी बेचारा 150 नंबर पे आता है और खाली रहता है, या समटाइम उसे कोई दूसरा ग्रुप मिल जाता है जो उसने नहीं चाहा होता। लेकिन खैर कुछ ना कुछ फिर 150 तक आपको मिल जाता है, लेकिन 150 के बाद छुट्टी, दोबारा दें पेपर। तो अब एक बंदा फिर हम पास लोग हुआ है, काम शिफ्ट हो जाते हैं। एक बंदा पास हुआ है, उसने एग्जाम क्लियर किया है, इंटरव्यू क्लियर किया है, लेकिन जॉब नहीं मिली। उससे तो वो बंदा बेहतर होता है जो फेल हो जाता है, वो कम से कम अगले एग्जाम की तैयारी तो कर लेता है ना। पास होने वाला बंदा इंतजार में बैठा रहता है कि मेरी तो जॉब हो जानी, पास हो गया हुआ है, मुबारकें आ रही होती हैं, क्योंकि वो सबको बता चुका होता है कि मैंने सीएसएस का इम्तिहान लाइक जो, क्योंकि जब आता है रिजल्ट रिटर्न का तो खुशी इतनी होती है कि वो ना चाहते हुए बंदा बता बैठता है। फिर सारे आपके रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा। कई लोगों से आप मिठाई भी खा चुके होते हैं, तो जब फिर फाइनल रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है नहीं, आपको तो जॉब नहीं मिली, आपका तो मेरिट नंबर कम है, तो आप तो पंजाबी हैं। आपको पहली दफा अपने पंजाबी होने पे दुख होता है कि वाई एम आई पंजाबी, लाइक पंजाब का मेरिट जो है वो इतना सख्त है, तो बी अवेयर ऑफ इट। अच्छे मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। पंजाब का मेरिट सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर सिंध अर्बन जिसमें कराची हैदराबाद आते हैं, उसके बाद फिर केपी के बाद फिर आपका एजेके का भी, एजेके में पढ़ाई अच्छी है लेकिन उनकी सीटें कम होती हैं। उसके बाद फिर सिंध रूरल और फिर बलोचिस्तान। सिंध रूरल की और बलोचिस्तान की कई सालों से सीटें खाली पड़ी हुई हैं, फिर लाइक सीटें खाली हैं, इनके लोग भी पास नहीं हो रहे, और एफपीएस भी बड़ा जालम है, पास नहीं करता। वो कहते हैं पास होंगे तो मेरिट पे होंगे, वरना हमने पास नहीं करना। अब 4 सवाल करने हैं, 35 मिनट्स हैं, क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, 10 मिनट आप साइड पे करते हैं। 10 मिनट में, पहले 10 मिनट में आपने देखना है कि कौन से 7 सवाल आए हैं, मैंने 4 कौन से करना है, इसमें आपका 10 मिनट लग जाने हैं, जो मर्जी आप। ठीक हो गया, 10 मिनट लग गए, बाकी आपके पास 35 मिनट्स बचे। 150 है ना एमसीक्यूज के, निकाल के 150 मिनट्स आपके पास बचे। एमसीक्यूज के 30 मिनट निकाल के यू हैव 150 मिनट्स। आउट ऑफ दोज 150 मिनट्स 10 मिनट्स आर गॉन फॉर पेपर रीडिंग। अब 35 मिनट में सवाल करना है। अब स्टूडेंट क्या करता है, सबसे बड़ी जो मिस्टेक स्टूडेंट करता है, पहले सवाल पे घंटा लगाता है। आपने भी लगाना है। गुस्सा इतना होता है कि बस पहले सवाल पे सारा पेपर इसी पे सारा जो कुछ आता है इसी में लिख देना। आपने लगाना ही, मैंने सार्कास्टिकली लिखा है, कहीं लगाए ना दीजिएगा। डोंट डू दिस। 35 बाद में मुझे कहेंगे सर आपने कहा था आपने लगाना है। लाइक आप में से हो सकता है कि इस तरह के मासूम लोग भी हों, जो मुझे कोई उम्मीद नहीं है आपसे, माशाल्लाह सारे होशियार लोग हैं, चालाक लोग हैं। तो
ध्यान रखना है आपने। 35 मिनट्स के बाद पेन को बंद करें, कंक्लूड करें, कंक्लूड योर आंसर। बिकॉज उसकी वजह क्या है, अगर आप इस पे ज्यादा टाइम भी लगा देंगे, मार्क्स तो उसके 20 ही है ना भाई। 20 में से 22 तो नहीं दे सकता ना आपको वो, चाहे आप उस पर 2 घंटे लगा दें, 20 में से लेने ना अपने नंबर। तो कोशिश करें कि नंबरों को माइंड में रखें, क्योंकि बाकी जो 3 रहते हैं वो भी 20-20 नंबर के हैं। जितना आप किसी सवाल पे टाइम ज्यादा लगाएंगे, आप दूसरे सवाल का टाइम कंज्यूम कर रहे होंगे। इफ यू स्पेंड 45 मिनट्स 50 मिनट्स ऑन वन क्वेश्चन, ऑन योर फर्स्ट क्वेश्चन, इट मींस यू आर कंज्यूमिंग टाइम ऑफ योर अदर क्वेश्चन। सुरुण क्या करता है, पहला आंसर लिखा 1 घंटे में, कितने पेजेस का, 10 पेजेस का, अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए। कितने मार्क्स आए, 20 में से 16 नंबर, वेरी गुड। बाकी टाइम कितना बचा, 80 मिनट्स। कितने सवाल रहते हैं, 3 नंबर कितने, 60। अब एक क्वेश्चन किया है 20 नंबर का 60 मिनट्स में, और 3 क्वेश्चन करने हैं 60 मार्क्स के 80 मिनट्स में। अब जो ही क्लॉक देखा, वॉच देखी अपनी रिस्ट पे, पैनिक, ओहो ये क्या हो गया, मैंने तो टाइम बहुत लगा दिया। उसे लगता है कि मैंने बड़ा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर दिया है। आंसर पढ़ेगा, आश कर उठेगा कि क्या बंदा है यार, इसने इतना अच्छा आंसर लिखा। मैं तो कह रहा हूं आपको 16 मार्क्स मिल गए, उसने आपके अगले आंसर नहीं पढ़े अभी तक। अब जब आपने उसे एक लत लगा दी है कि अच्छा इतना कॉम्प्रिहेंसिव आंसर पढ़ने की, 1 घंटा लगा के जो आपने लिखा था, अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप आगे भी ऐसे लिखेंगे, आपके नेक्स्ट आंसर भी ऐसे ही होंगे। ऐसा ही है ना कि इंसान एक्सपेक्ट करता है कि आपने अगर ये अच्छा लिखा है तो आपने दूसरे भी अच्छे लिखे होंगे। अब जब आपने अगले सवाल आपने किए हैं 20-20 मिनट, लाइक आपने किए हैं तकरीबन 25-25 मिनट में, उनका साइज हाफ रह गया, 5-5 पेजेस का है, 4.5 पेजेस का है। जल्दी जल्दी में लिखे आपने, मिस्टेक्स भी की, जल्दी में लिखने में इंसान मिस्टेक्स भी करता है, डिसऑर्गेनाइजेशन भी है आंसर में। नंबर कितने आएंगे, 20 में से 8, 20 में से 9। ये मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं जिसकी तैयारी अच्छी भली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट he or she lost marks just because of mismanagement. Don't be one of those, don't be one such कि तैयारी अच्छी करने के बावजूद अपनी मिसमैनेजमेंट से आप अपने नंबर लूज कर दें। Be very careful about it. 35 मिनट के बाद just conclude it, just conclude it, don't waste your time. Clear on this? Yes sir. यस सर। सर कंक्लूजन की लेंथ जितनी भी हो, मतलब कोई कंपल्शन तो नहीं है इसमें? कोई कंपल्शन नहीं है, हाफ पेज का तो होना चाहिए राउंड अबाउट। सर इंट्रो भी? इंट्रो इट शुड बी मोर देन हाफ, should be 70-80% of your first page. इंट्रो में तो आपने पूरे क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करवा देना है ना। इन इंट्रोडक्शन ऑफ योर क्वेश्चन यू विल इंट्रोड्यूस द होल क्वेश्चन, जितने भी उसके पार्ट्स हैं, जितने भी उसने पूछा है उसको आपने इंट्रोड्यूस करवा देना है। डिफाइन करना पड़ता है, डिफाइन कर दें, सारे पार्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा दें। मेन जो आपके पिलर्स हैं जिन पे आपने आगे जाके पैराग्राफ्स बनाने, वो आप मेंशन कर दें। उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन डायमेंशन को आप वहां पे मेंशन कर दें। अगर कोई आपके पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी लिख दें, बिकॉज़ इंट्रोडक्शन वो पहली चीज है जो उसने पढ़नी है आपके आंसर में से। और सर वो सिंगल बाकी होल्ड बाकी जो पैराग्राफ्स हैं वो छोटे हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन 70-80% आपके पेज का, जो बाकी पैराग्राफ्स हैं वो 50% ऑफ योर पेज। एक पैराग्राफ 50%, हाफ पेज का एक पैराग्राफ हो। और सर सब हेडिंग पे भी पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा साइज छोटा हो सकता है उसका। इट मे बी 40% ऑफ योर पेज। सर थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है? नहीं, 20 नंबर के सवाल में कोई थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी, ऐसे में लिखनी है बस। थीसिस स्टेटमेंट ऐसे में भी मस्ट नहीं है, इट्स नॉट मस्ट, ये रिकमेंडेड है, आप बेहतर लिख दें। लेकिन अगर आपका ऐसे सही से तैयार नहीं है फिर ना लिखें। आपकी थीसिस स्टेटमेंट अगर सही से तैयार नहीं है फिर ना लिखें। इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज मस्ट, इट इज समथिंग व्हिच इज रिकमेंडेड। सर इंट्रोडक्शन अगर 1 पेज हो जाए तो वो मार्क्स नेगेटिव मार्किंग कर? नहीं, नेगेटिव मार्किंग करेंगे, नहीं करेंगे, डोंट वरी। सर कंक्लूजन का कितने % होना चाहिए? 50-60%। कोशिश करें कि कंक्लूजन का एंड किसी कोटेशन पे कर दें, अगर आपको उस टॉपिक के रिलेटेड कोई कोटेशन आती है तो इट विल बी गुड फॉर यू। सर इंट्रो का सिंगल पैराग्राफ होना चाहिए? ऑलवेज अ सिंगल पैराग्राफ। रोज I have a question, like how important is the presentation of the paper, or is it just the content that matters that we're writing? Both things matter, Roj. Content matters as well as your presentation also matters. I read somewhere that we have to like make lines and prepare the page. Like, is that true that I have to do that, or it's not necessary at all? Please repeat your question. I read somewhere that we have to make lines and prepare the page and everything. Is that important, or it's not needed at all? It's not that important. And number 2, another thing which I wanted to guide you about is you can draw margin on one side of your page, on the left side, less than an inch, not more than that. Yes, Rose, please ask.
how important is for the outline to be really neat, or is it for our help or is for the examiner to see the outline part? For both, it organizes your own answer, okay? And it also helps your examiner understand that how good you understood the question. Okay, thank you. This is not something which is compulsory again. Outline is not compulsory, but it is recommended. It helps you organize your answer, and it also helps your examiner to understand that how well you were prepared for the answer. सर एक्स्ट्रा शीट मिले? Yes, Rubina, please ask again. सर कंक्लूजन जो है वो सिर्फ हाफ पेज की होना चाहिए, इससे ज्यादा भी? Rubina, it can be a little more than that. There is no fixed margin कि हाफ से आगे जाएंगे तो आपके पर जल जाएंगे. It's not like this. It can be more than that. It can be less than that. When I say something like it's half, it means aggregate half. Okay, sir. Thank you. It is something which is subjective. ये कोई margin नहीं है कि half से आगे गया तो आपके number काट देगा. No. Do not worry about these things. When I say that you have to write an introduction of 70-80% of your first page, it does not mean कि वो एक पेज नहीं हो सकता. Sometime कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको 70-80% पेज में आप उसको like you cannot justify the introduction. You have to extend it. Then you can take it to one page. Sometimes you might have a question whose nature demands that you write introduction of half page. You can do it. When I say 70-80% of your one page, it means in most of the question. But things are subjective. तो इन चीजों का मतलब आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये आपको एक एग्रीगेट बताया जा रहा है जो आपने माइंड में रखना है. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग, इंसान के माइंड में हमेशा एक प्लान होता है. दिस इज द प्लान व्हिच यू हैव इन माइंड, एंड प्लान्स आर नॉट ऑलवेज 100% fulfilled. You all know that. We all make plans. Nobody can achieve 100%. If you have a plan in mind, even if you achieve 80%, 70%, more than good. ठीक है? तो ये प्लान लेके जाना है आपने. अगर आपके पास प्लान ही नहीं होगा, then you will suffer. Yes, Roj. Do we get questions, 20 mark questions that require no headings or subheadings? Like, does that happen? Do we get questions that don't require headings or subheadings? Do we get such questions? You have 20 marks question, like 7 to 8 questions in each paper, in 9 of the papers, excluding English essay, English press and composition, and your general science and ability in CSS, and general knowledge in PMS. In other 9 papers, you get questions, and you can draw outline on all of those papers. There is no such paper that where you cannot draw outline. You can do it in Islamic studies. You can do it in Pakistan affairs. You can also do it in current affairs, political science, international relations. Obviously, you cannot do it in accountancy. You cannot do it in chemistry. You cannot do it in physics, in mathematics. Scientific subjects हैं उनके अलावा हम बात कर रहे हैं. Keep that in mind. Scientific subjects के अलावा. Okay? Is it clear? Yes, thank you. सर Okay. फ्लो चार्ट बना सकते हैं? उसी पे आ रहा हूं मैं. Now there are hundreds and thousands of papers which the examiner is going to check. Hundreds and thousands. How do you make your own paper stand out? How do you do that? Because of certain ingredients which you can add. Number one, quotations. Quotations are something which are attractive. Quotation को आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन में मार्कर से लिखेंगे, मार्कर से हाईलाइट करके. मार्कर से ऑब्वियसली चीज हाईलाइट हो जाती है. If you are writing with pen or ball pen, and if you write something with marker, it's automatically highlighted. ऑथर का नाम आता है, ऑथर का नाम लिखें. ऑथर का नाम नहीं आता तो फिर उसके बाद फिर उसको कोशिश करें कि इन्वर्टेड कॉमास हटा दें. Then write it in general terms. Try to be visually present in class the way I am. मुझे नहीं पता आप लोगों को शर्म आती है अपने से, कुछ लोगों को, या आपकी वीडियो अच्छी नहीं आती, या क्या प्रॉब्लम है. थोड़ा सा मौका मिलता है बंद कर लेते हैं, या कुछ आप में से कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं, मस्तियां कर रहे होते हैं. आई डोंट नो. देयर इज समथिंग व्हिच आई डू नॉट नो अबाउट एक्चुअली. मुझे तो लगता है कि सिंपल फार्मूला है. आप क्लास ले रहे हैं, आके बैठ जाएं अपनी चेयर पे, अपने जहाँ पे भी आप बैठे हैं, और सामने अपना लैपटॉप रख लें. अगर आप मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं, मोबाइल रख लें. दिस इज वेरी सिंपल. लेकिन आपने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड आप कर देते हैं कि सिंपल चीज को भी आप सिंपल नहीं रहने देते. आपको याद करना पड़ता है. सामने स्टूडेंट्स बैठे हों तो ऑब्वियसली एक इंटरेक्शन रहता है. अगर सामने ब्लैक स्क्रीन हो तो इंटरेक्शन कम हो जाता है क्लास में. कोटेशंस, फ्लो चार्ट्स. कोटेशंस आपको पहले से निकाल के रखनी पड़ेंगी. यू हैव टू फाइंड आउट ऑन ऑल टॉपिक्स. हर सब्जेक्ट की अपनी कोटेशंस होती हैं. इस्लामिक स्टडीज में कोटेशन क्या है? आयात एंड अहदीस.
ये उसकी सबसे बेहतरीन जो रेफरेंसेस हैं वो यही हैं. You have to quote the holy verses. Then you can also quote ahadith, सही मुस्लिम, सही बुखारी. उसके बाद दूसरी जो हमारी बुक्स हैं उनमें आप कर सकते हैं, उनको कोट कर सकते हैं. Then you can also quote Islamic scholars, the renowned Islamic scholars. You may agree or disagree with them intellectually, but still you have to quote them. अपने डिसएग्रीमेंट को, अपनी बायस को आपने डोमिनेट नहीं करने देना अपने पेपर पे. Keep that aside. Do not let it hamper and hinder your. Now somebody might not like Maulana Abdul Maududi, but nobody can deny that he was a great scholar. If you quote him, if you quote any of his book in the paper, you will get credit, and you also have other people. Ahadith, उसके बाद फिर holy verses जो हैं लाइक होने पाक की, वो तो सबसे ज्यादा आपको मिलता है क्रेडिट उसमें. अगर आप देखें कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से कोट करते हैं. उसके बाद फिर इस्लामिक स्टडीज में आप एक, उसके बाद अल्लामा इकबाल के अशार भी आप कोट कर सकते हैं, पाकिस्तान फेयर्स में कर सकते हैं. फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपको कोट करने पड़ेंगे. ये चीजें आपको नंबर दिलाएंगी. फैक्ट्स एंड फिगर्स कहां से आएंगे? रिपोर्ट्स, डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स हैं. यू हैव रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट फोरम्स ऑन डिफरेंट टॉपिक. जेंडर पे रिपोर्ट आती है, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आती है, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस की रिपोर्ट आती है हर साल, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. किन मुल्कों में ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी है. तो डाटा आपके पास एक्यूमुलेट होता जाएगा एज यू मूव ऑन. व्हेनेवर यू कोट फैक्ट्स एंड फिगर्स इन योर 20 मार्क्स आंसर, फैक्ट्स एंड फिगर्स कोटेशन उसको हाईलाइट करके लिखें. मीन के अगर आप बॉल पेन से लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, देन राइट योर फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड कोटेशंस विद मार्कर और एटलीस्ट विद पॉइंटर. एटलीस्ट विद पॉइंटर. हेडिंग भी आपने मार्कर से देनी है, हेडिंग भी आपने मार्कर से देनी है. जो आउटलाइन आप बनाएंगे उसमें आप पॉइंटर से लिख लेना चाहिए हेडिंग. आउटलाइन आप पॉइंटर से बना सकते हैं, लेकिन जब आपने पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग देनी है दैट शुड बी विद मार्कर. सिर्फ कलर भी स्विच कर सकते हैं ना, ब्लैक एंड ब्लू, उससे भी हाईलाइट हो जाएगा. कैन डू दैट. दो ही कलर आप यूज कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू. नो अदर कलर इज अलाउड. इट विल बी टोटली अनएकेडमिक. इफ यू यूज ग्रीन, रेड और समथिंग, टोटली अनएकेडमिक, विल नॉट बी एक्सेप्टेड. इट्स नॉट अ पेंटिंग पेपर. पेंटिंग का पेपर नहीं है ये, आपका सीएसएस का, पीएमएस का पेपर है. इट्स टू एकेडमिक टू यूज सच कलर्स. देन फ्लो चार्ट आपने किन चीजों में बनाना है. इफ यू आर डिस्कसिंग डायमेंशंस ऑफ समथिंग, if you are discussing traits, features, characteristics, factors, aspects of something, then you can make a flow chart. बीच में आप लिखें characteristics of Pakistan's political system, flow chart बना दें. You might have already made flow, no? You might have already made some flow charts. I hope कि मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा flow chart कैसा होता है. But not more than 1 or 2 flow charts in one answer. Not more than 1 or 2 flow charts. Quotations can be 3 to 4 quotations. Good to go. But flow charts 1 or 2 are enough. मेरे पास एक स्टूडेंट का क्वेश्चन पड़ा हुआ है इस पे अफगानिस्तान के इशू पे. If you remind me, I can share that with you. She wrote an answer of 14 pages on Afghanistan issue. Facts and figures, flow charts. The answer had everything. But I gave her 12 marks. I guess 12 or I don't remember the marks, but did not give her full marks. Kyun? She consumed too much time. She took more than 1 hour. So I deducted her marks. It also had a wonderful start. Everything was spot on. Let me find out if I still have it. Everything was spot on. But time was a factor. पेपर में लिखना है भाई 35 मिनट है, ज्यादा टाइम नहीं है. You cannot spend more time. समझ आ रही है ना? नंबर मैंने काटे उसके. Yeah, this is the one. I can share that with you. अगर यही आंसर वो स्टूडेंट 35 मिनट में लिख दे, I would give her 18 marks. It was one such answer. She deserved 18 marks. Wonderful. Question ये था, the resolution of Afghan issue should be Afghan led, Afghan owned. उस वक्त अफगानिस्तान का इशू चल रहा था. अभी तो तालिबान ने कब्जा कर लिया ना, ये बात है 21 की, ठीक है,
तो अफगानिस्तान का इशू तब चल रहा था. The resolution of Afghan issue should be Afghan led, Afghan owned. Role of Pakistan and how US can end its longest war in Afghanistan. This was the question. Now she starts. सबसे पहले उसने quotation दी. She says, peace cannot be kept by force. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein. ठीक है. She starts from a quotation. Then she says, ये introduction है उसका. Mother always used to say that it is the homegrown things that are the best. Mother always used to say that it is the homegrown things that are the best because they are nurtured by unquestionable sincerity and pure loyalty, and thus produce a fruit that is most suited to the taste of those who are going to consume it. ठीक है. Okay जी, moving on. Mother always used to say that it is the homegrown things. देखिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें. क्वेश्चन क्या था कि अफगानिस्तान के इशू का जो हल होना चाहिए वो अफगान लेड और अफगान ओन्ड होना चाहिए. मीन के अफगानिस्तान के अपने लोग करें. बाहर से अगर इम्पोज होगा अफगानिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता. And the way she is starting, it was wonderful. Mother always used to say that it is the homegrown things that are the best because they are nurtured by unquestionable sincerity and pure loyalty, and thus produce a fruit that is most suited to the tastes of those who are going to consume it. Cannot these very simple words of advice and wisdom be applied to the Afghanistan issue in a final desperate bid to achieve some semblance of peace in the war-torn? समझ आइए? Do you understand this? सर आप शेयर कर देना. Yes, sir. I will share it. Is this start interesting or not? So interesting है काफी. अगर ये स्टार्ट होता किसी वो कहती हैं कि अफगानिस्तान के इशू अफगानिस्तान के लोगों को resolve करना चाहिए because if they resolve it then because they understand their society better than other people, ऐसा भी स्टार्ट हो सकता था. But she has created an atmosphere, artistic touch दे दिया उसे, फिर आगे उसे कनेक्ट कर दिया. इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स, फ्लो चार्ट्स की भरमार है, कोटेशंस भी हैं, मैप भी है, इसमें मैप भी है, कंपैरिजन भी है. It has everything, all the ingredients of a splendid answer. But yet again, she got only, I guess, 14 marks, not 18, because it consumed too much time. She had to confine it to 7 to 8 pages and in the given 35 minutes. If you cannot do that in given time, then your marks will be deducted. I will share this with you people. ये मैं एकेडमी के साथ भी शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे भी ले सकते हैं. ओके जी, जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है, डू इट फर्स्ट, सबसे पहले करें उसे, बट नॉट मोर देन 35 to 40 minutes. पहले सवाल पे इससे ज्यादा आपने नहीं लगाने. एवरी क्वेश्चन हैज सिमिलर मार्क्स. और आई कैन टेल यू वन थिंग, 95% of you right now, you cannot produce an answer, a quality answer of 7 pages in given 35 minutes. 95% of you cannot do that right now. As we speak, it will require a lot of practice, stamina to do this. You have to build your muscle memory. You have to build the muscle memory of your hand, of your fingers, जिनसे आपने लिखना है. हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका हाथ इतना फ्लुएंट नहीं है, यू विल हैव प्रॉब्लम. प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. यू डू समथिंग एवरी डे, यू गेट गुड एट इट. दिस इज सिंपल. आप अपने घर जाते हैं वापस, डेली गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली मोड़ काट रही होती है, आपके हाथ ऑटोमेटिकली उस तरफ मुड़ रहे होते हैं, आपका माइंड पहले दफा आप किसी जगह पे जाते हैं, आपको बहुत सोचना पड़ता है, इट टेक्स टाइम. जब आप बार बार जाते हैं तो वही मोड आपके ऑटोमेटिकली, आपके हैंडल जो है वो, आपका स्टीयरिंग जो है वो उस तरफ मूव कर रहा होता है. क्यों? आपका माइंड, आपके हाथ आदी हो चुके हैं, आपका टाइम कम लगता है, आपको सोचना भी कम पड़ता है. यही काम आपका होना है अपने आंसर्स में. अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे रिटन की,
You can ace it daily basis पे. This is a written exam. Keep that in mind. It's not an oral exam. It's a written exam. So focus on written. Yes, Zunaira Talat. सर आपने कहा था कि कोटेशंस जो हैं वो आपने कोट करनी है काफी ज्यादा, तो कोटेशंस क्या हम कोशिश करेंगे कि पेज के सेंटर में कोट करें? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था कि ब्लू और ब्लैक जो कलर है उसके अलावा कोई कलर नहीं यूज करना। अगर हमें कोई डायग्राम्स बनानी पड़ जाती हैं तो उसमें हम कोई कलर वगैरह यूज नहीं करेंगे? डायग्राम में आप कर सकते हैं. ओके सर। डायग्राम इज समथिंग एल्स. उसमें तो आप कर सकते हैं, उसमें आप लेड पेंसिल भी यूज कर सकते हैं. लेकिन ऐसी चीज यूज, देखें पेपर आपका फौरन चेक नहीं होना. इट विल टेक सम मंथ्स. तो पेपर आपका कहीं ना कहीं पड़ा रहना है. तो ऐसी चीज से लिखें जो फेड ना करे, जो कलर फेड ना हो जिसका. सर तो कलरफुल जो बॉल पेन्स आती हैं अगर हम उन्हें यूज कर ले? मैप में और डायग्राम में आप कर सकते हैं. ठीक है सर। कोशिश करेंगे बॉल पेन से लिखें, बिकॉज पेन की जो इंक होती है वो स्प्रेड करती है. अगर पेपर को सलाब आ जाए तो पेन की जो इंक होती है वो स्प्रेड करती है. बॉल पेन की इंक जो है वो थोड़ी सी परसिस्टेंट होती है, वो इतनी स्प्रेड नहीं करती. ओके सर। सर और कोटेशंस का भी बता दें. कोटेशंस आप जहां पे आपका दिल चाहे आप लिख लें. पेपर के मिडल में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर भी लिख सकते हैं. ठीक है. नो इशू. ओके Batul, yes. My question is that the criteria that you just mentioned for starting the answer is very subjective. So how do we draw the line कि कौन सी चीज informal sound करेगी, कौन सी चीज पूरा formal sound करेगी? First thing. Second thing is that sir, I think मैंने आपसे भी वो चेक करवाया था, अपने मैंने feedback पे एक ऐसे लिखा था. So I started off from how the below students are protesting and वो बहुत rebellious हो गए, all of those things. But जब मैंने सर रहमतुल्लाह से चेक करवाया, so he said the start is not appropriate. So I don't understand what is the exact criteria, what would sound correct कि जिस तरह से introduction को quote करें या जिस तरह से शुरू करें. What situations can we give? What examples can we give? So how do we figure that out? देखें, criteria is that your start should be interesting. It should be relevant. Number one, relevant to the given topic, and then if it's also interesting, then it will get you good marks. Then different people, they have different criteria. I can tell you my criteria. It should be relevant and interesting, and stories and incidents are interesting if you can relate them with your topic. Okay, other question you have? Yes sir. Okay, let me ask Aisha Asif. Yes Aisha. आपकी करंट अफेयर्स की बुक का न्यू एडिशन मार्केट में आ गया है क्या नहीं? अभी आई गेस नेक्स्ट वीक में आएगा. नॉट येट आयशा. ओके, थैंक यू. लाइक प्रिंटिंग में समटाइम थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आई गेस इट्स इन प्रिंटिंग और इट विल बी आउट इन द मार्केट सोन. आप इसके मतलब आप अकेडमी से भी अपडेट्स ले सकते हैं ऑफ एंड ऑन. ओके ओके. नूरुल हुदा. यस नूरुल हुदा. सर अब इंग्लिश का जो पेपर है, जो मतलब सॉरी इस्लामियत इंग्लिश में दे रही है पेपर, तो क्या वो भी उर्दू के शेर जो है वो कोट कर सकते हैं उसके अंदर? कर सकते हैं. ठीक है, कैन डू दैट. ओके. मारिया. सर मुझे ये पूछना था कि हम जरूरी है कि मैथ के पेपर इंग्लिश में दें, हम अगर उर्दू में दे दें तो एग्जामिनर पे कोई ऐसे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा कि उर्दू में दे दिए? नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपके पास चॉइस है, आप उर्दू में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं. लेकिन रिकमेंडेड ये है कि बिकॉज यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल योर पेपर्स इन इंग्लिश, देन राइटिंग इन उर्दू समटाइम्स बिकम्स डिफिकल्ट. ओके सर. एंड सेकंड थिंग इज दैट कि सर जो हमारे पेपर होंगे वो अगले साल अब हमारे मई में होंगे, तो वो आगे पीछे हो सकती है इसकी डेट या एग्जैक्ट मई में ही होंगे? आगे पीछे हो सकते हैं. वो लाइक फेब में या मार्च में हो सकते हैं. आगे पे लाइक कंफर्म नहीं है, लेकिन मई जो है वो फाइनल डेट नहीं है. इट्स नॉट कंफर्म्ड. अच्छा, क्योंकि 2022 में मई में हो गए थे ना, तो इसलिए. या लास्ट ईयर फेब में हुए थे मोस्टली. लाइक ये सर्दी में लेते रहे पेपर, इससे फिर उन्होंने लोगों को गर्मी में मारा है. वहां पे हॉल्स में, वहां पे कौन सा एसी लगा होता है, और बुरी हालत में लोगों के वहां पे पसीने और लाइक व्हाट नॉट. खैर कोशिश करें कि फेब मार्च में हो जाए. इन्होंने अपना स्केड्यूल देखना होता है ना, बिकॉज ये पेपर तब ये लेते हैं जब स्कूल्स फ्री होते हैं, कॉलेजेस फ्री होते हैं, जब उनके मैट्रिक के, इंटर के और ग्रेजुएशन के पेपर्स ना हो रहे हो. बिकॉज एफपीएससी के पास अपने हॉल तो नहीं है,
ये नहीं स्कूलों में इतनी कॉलेज में लाइक पेपर लेते हैं उनसे, ये वहां पे ये हायर करते हैं उनको, ठीक है। तो रोज, योर क्वेश्चन प्लीज। I have two questions. So for the first one, for example, the question that you shared with us right now, usme can we use opposing arguments as well, or should we avoid those? Like opposing in what sense? For example, she started the question with how they should deal with their own issues themselves, but then, for example, someone else has said right now as well, बहुत subjective approach थी, so that can easily be opposed as well. So should we go for that or should we avoid those? Yeah, you shouldn't go with the examiner's line. And secondly, the past papers just have MCQs, or do we have 20-mark questions for past papers as well, like the solved ones? Yeah, you have the questions and you also get the answers. Like somewhere you have to find the answers. Sometimes you get the answers easily. Sometimes you have to, browse a little more to find the answers. You can have, I guess, past papers of 15 years, I guess. 15 years, 20 years, 15 years, 20 years, past papers are easily available. Okay, could you refer some books or sites as well in the group maybe, or later if it's possible? CSS point. The CSS point is the most suitable one for getting past papers, for subjective past papers. Like you might not get the MCQs from there. For MCQs, you can also search CSS forum. But most of your MCQs are prepared when you are preparing the subjective part, because MCQs will be asked from your subjective part. But then later on, when you get closer to your exam, like when you have 3-4 months left, then you start cramming MCQs as well. MCQ is something which you have to cram. You cannot understand them. So rata hota sara. Any other question? I'm good, thank you. इस्लामियात में अगर पैराग्राफ लिखते हैं तो बाद में हमें कोई शेर या कोई पोइट्री या किसी बुक का रेफरेंस याद आता है तो हम पैराग्राफ के नीचे इन्वर्टेड। नम्रा दोबारा बोले। जैसे इस्लामियात में हमने पैराग्राफ लिख दिया, उसमें रेफरेंस हमने लिखा, लेकिन बाद में हमें कुछ याद आ गया तो हम नीचे इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यूजुअली सर कहते हैं ना कि पैराग्राफ के अंदर ही लिखना है, लेकिन आपने कंक्लूड कर दिया उसको और फिर बाद में अगर आपका ज़हन तो गलती हो गई ना नम्रा, गलती हो गई तो अब उसका तो कफारा नहीं हो सकता, तो अब ना लिखने से बेहतर है लिख दिया जाए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ज़ैनब इदरीस। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्जांपल हम, जैसे आपने बताया 35 मिनट्स हर क्वेश्चन को दें, तो अगर हम लोगों का एक क्वेश्चन नहीं पूरा होता तो हम लोग कंक्लूजन मस्त लिख देंगे, लेकिन फिर भी हमारा क्या एस्टिमेटेड मार्क्स हमें मिल सकते हैं? डिपेंड करता है आपने उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, बोथ थिंग्स विल मैटर। फिर भी कुछ भी तो आइडिया, मतलब कि किस तरह से हमें दे सकते हैं? 10 की रेंज में क्वालिटी देंगे, एंड 12 क्वांटिटी मैटर्स। आई कैन नॉट टेल यू कि आप कितने मार्क्स लेंगे, लाइक क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, दैट विल मार्क्स विल डिपेंड ऑन योर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। Okay, thank you, sir. There is no fixed margin. Like if you are writing an answer of 7 pages and it has good quality, it has quotations, it has flow charts and facts and figures, you can get 14 to 15 marks out of it. 14 to 15, like these are good marks. 75%. 75% marks are good marks in CSS, even in PMS. Ajra. सर मेरे 3 क्वेरीज हैं। माशाल्लाह। One by one. सर एक तो ये है कि जिस तरह आपने बताया कि फ्लो चार्ट में हमने जो चीजें लिखनी है तो हम इफेक्ट्स में बना सकते हैं फ्लो चार्ट, और दूसरा ये है कि कैन डू दैट। ठीक है, कॉजेस में भी बना सकते हैं। ठीक है, कॉजेस में बनाएंगे, लेकिन आप फिर कॉजेस को पैराग्राफ में भी लिखेंगे बाद में। इट्स नॉट लाइक जिसके आपने फ्लो चार्ट बना दिया देन लीव इट। नो, यू हैव टू एक्सप्लेन द फैक्ट, यू हैव टू एक्सप्लेन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फ्लो चार्ट लेटर इन योर पैराग्राफ्स। और सर सेकंड ये है कि जैसे अक्सर हमने मतलब किसी की एग्जांपल देनी हो रियल लाइफ, जैसे कोई डॉन में आई हो तो हम नाम लिख सकते हैं कि उसके साथ ये हुआ था। जैसे अक्सर बॉन्डेड लेबर पे या चाइल्ड लेबर पे आए होते हैं कि इनके साथ ये मसले हो गए थे, तो हम नाम लिख सकते हैं और नीचे डॉन का सोर्स देके, या ABC लिख दें? नहीं लिख सकते नाम, नो प्रॉब्लम। ठीक है। और सिर्फ जो पॉलिटिकल लोग हैं इनकी एग्जांपल ना दें, इनका नाम मेंशन ना करें, बिकॉज पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज होती हैं लोगों की, तो यू माइट गेट योरसेल्फ इन ट्रबल। बाकी आप दे सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। या यू कैन डू दैट। ठीक है। और सर तीसरा ये है कि थोड़ी कंफ्यूजन मुझे हो रही थी कि जो वे फॉरवर्ड और हमने एंटीथीसिस लिखना होता है
तो वो हमने कौन सी टाइप ऐसे में होता है वो ऐसे में होता है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं होता। जी सर, वो ऐसे में कौन से ऐसे की टाइप में लिखना होता है, ये मैं थोड़ा आर्गुमेंटेटिव में और परसुएसिव में दोनों चीजें लिखनी होती हैं। या आर्गुमेंटेटिव में और परसुएसिव में होता है, बाकी यहाँ पे नहीं होता। और आई कैन टेल यू वन थिंग, if you are giving suggestions and way forward and recommendations, remedies in your 20 marks questions, you can use bullet points. You cannot do that in essay, but you can do that in your 20 marks answers. You can use bullet points, 1 2 3 4 5 6 7 10 12 might be 15. Like if you are giving suggestions that how can Pakistan pursue its Kashmir policy, like you are giving suggestions, way forward, recommendation, you can give it any name. और अगर author ने, अगर like examiner ने कोई नाम दिया हुआ है, then follow that term. Do not replace it with your own term. Like if he says like give recommendations, give suggestions, then use the same word which the examiner has used, because you are going to satisfy him. You are going to give him a feeling that I am addressing your question. और सर suggestions को भी लिख सकते हैं फ्लो चार्ट में? नहीं, सजेशन में फ्लो चार्ट नहीं होगा, सजेशन में एंड आ गया आपके आंसर का। अब उसमें आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि पाकिस्तान कैन डू दीज 15 थिंग्स, 14 थिंग्स, पाकिस्तान कैन टेक दीज 10 स्टेप्स, पाकिस्तान कैन फॉलो दीज 16 ऑप्शंस। आप नीचे उसके फिर नीचे लिखें 1 2 3 4 5, उसमें लिखते जाएं आगे। बुलेट पॉइंट्स में होता है ना, छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं, और एक दो सेंटेंस का एक। और सर वो जो एक्सपोजिटरी है उसमें हमने जो है वे फॉरवर्ड नहीं लिखना, लेकिन अगर हमें आया हो कि एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ कोरोना वायरस, तो फिर तो सर लिखना है उसमें भी। एक्सपोजिटरी में तो लिखना है, मस्ट होता है उसमें। बाकियों में तो समटाइम लिखना समटाइम नहीं लिखना, लेकिन इसमें मस्ट होता है। एनर्जी क्राइसिस पे आ जाता है ऐसे, आपका डेमोक्रेसी आ जाती है, होप्स एंड हर्डल्स। लेट्स सपोज पहले आप होप्स लिखेंगी इंट्रोडक्शन के बाद, होप्स क्या हैं डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान में, प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, फिर आप हर्डल्स लिखेंगी, फिर आप उसके लिए वे फॉरवर्ड लिखेंगे। 20 मार्क्स के आंसर्स में आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, बाकी जो पॉइंट्स आपने बनाए, उसके बाद आप एंड पे क्रिटिकल लाइक जो है आपका क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं कि क्यों अब तक ये काम ठीक नहीं हो सका। ये आपका क्रिटिकल एनालिसिस होगा। क्रिटिकल एनालिसिस डज नॉट मीन कि आप उसका नेगेटिव पॉइंट ही लिखेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस कैन इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स हो सकते हैं, एडवांटेजेस और उसके बाद डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। What has been achieved, what should be achieved, दोनों चीजें आप लिख सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस में। Then you give recommendations and then you write your conclusion. This is how you do it. और अगर आपका एक क्वेश्चन 6.5 पेज पे खत्म हो गया है, 6.5 पेज पे एक क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो आधे पेज को आप वहां पे क्रॉस कर दें, उस पर एक लाइन लगा दें और नेक्स्ट पेज से आप अपना नेक्स्ट सवाल स्टार्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर लिखें, आंसर लिखें और फिर उसके बाद अपना सारा प्रोसेस जो है उसको फॉलो करें। डू यू गेट इट? ऑफलाइन के बाद भी फिर यही करना पड़ेगा। आउटलाइन के बाद आपने क्रॉस नहीं करना, क्वेश्चन खत्म करने के बाद आपने क्रॉस करना है। क्रॉस मीन के दो वाला क्रॉस में कीजिएगा, सिर्फ एक लाइन लगाइएगा बस, वो जो आप थोड़ी सी इनके तिरछी लाइन लगाते हैं। अगर आप लाइन नहीं भी लगाएंगे ना, अगर आप उसके एंड पे ही लाइन हाफ पेज में वैसे लाइन ड्रॉ कर देंगे मार्कर से, उसको पता चल जाता है कि आपका ये क्वेश्चन एंड हो गया। नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट वन। ऐसा नहीं है कि आपने कंक्लूजन लिखना था और आपने आधा लाइक हाफ लिखा है और बाकी आपने लिखना था, आपके पास टाइम खत्म हो गया। तो आपने इसे फीलिंग देनी है कि भाई ये मैंने एंड किया इंटेंशनली, आपने नीचे लाइन लगानी है उसके। क्लियर? यस सर। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, फिर अपना ख्याल रखें, प्रिपेयर योरसेल्फ वेल, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।